हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल, जो कि कंडक्ट होने जा रही है 17 दिसंबर से। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने स्पेशल सीरीज़ की शुरुआत की थी और उस सीरीज़ का ये हमारा पार्ट 7 है। अगर इसके पहले के प्रीवियस सेशंस आपने नहीं देखे होंगे तो यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ पे क्लिक करके एक प्लेलिस्ट ओपन होगी, उसमें सारे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी लिंक कर दिए, आप जाके देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन हमने उसमें वहाँ पे डिस्कस किया, उसको आपको मिस नहीं करना होगा। ठीक है, और साथ मैं बता दूँ, आपकी प्रिपरेशन भी आपको जारी रखनी है। और जो भी मैंने प्रीवियस सेशंस मैंने हमारे चैनल पे इस सेशंस को छोड़ के जो भी हमने अल्टरनेटर इंडक्शन मशीन्स के ऊपर जो सेपरेट सेशंस लिए हमने, वो भी आपको जाके देखना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस वहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। देखिए, प्रीवियस सेशन का हम लोग सबसे पहले तो आंसर देख लेते। जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था हमारे 6th नंबर के सेशन में, क्वेश्चन क्या था? द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर इन अ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इज टू। ओके, द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर यहाँ पे पूछा गया कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में, तो उसका फंक्शन रहता है टू कलेक्ट डस्ट फ्रॉम फ्लू गैसेस। फ्लू गैसेस जो डस्ट एटमॉस्फेयर में जाती है उसको कलेक्ट करने का काम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर करता है। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और इसका करेक्ट आंसर हमें दिया है, उनका नाम है, आई हैव सिलेक्टेड टॉप 10 स्टूडेंट्स: जय श्री कृष्णा, विजय उनियाल, मन की बात, सैयद शकील रहमान, रिंकू दावर, प्रीति भट्ट, इशिका सक्सेना, शिवांगी पटेल, कोयल दास एंड बालाकृष्ण वायल। सो शाउट आउट टू यू गाइस, यू वर द टॉप 10 स्टूडेंट्स जिन्होंने सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरा नेक्स्ट सेशन में लूँ, तो सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ट्राई टू आंसर देम एज फास्ट एज पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज आई ओनली सिलेक्ट टॉप 10 स्टूडेंट्स एज ओनली। आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ द पीपल जिन्होंने आई हैव रिसीव्ड 40+ कमेंट्स अभी प्रीवियस सेशन में। ठीक है, तो बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट हम लोग उनका सारे स्टूडेंट्स का नाम नहीं ले पाएंगे, बट आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ द पीपल जिन्होंने सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर हमें मार्कअप किया। ठीक है, तो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय। पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी जो ट्रांसमिशन लाइन की किससे ज़्यादा अफेक्ट होती है? शंट कंडक्टेंस से, कैपेसिटेंस से, रेजिस्टेंस से या फिर इंडक्टेंस से? तो ध्यान में रखिएगा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो रहती है ट्रांसमिशन की सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है इंडक्टेंस के कारण। ओके, जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हमारा जो पावर ट्रांसमिशन होता है उसमें मेनली रिएक्टेंस का काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, और हमारी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट अगर हम लोग डिसाइड करते कि वो कितना रहने वाला है, तो वो रहता है हमारा P इज इक्वस टू E इंटू वी अपॉन एक्स साइन ऑफ डेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो रिएक्टेंस है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट को हमें मैनेज करने के लिए या फिर उसकी लिमिट को डिसाइड करने के लिए। और जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है ट्रांसमिशन लाइन की वो इंडक्टेंस से अफेक्ट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट भी इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम लोग वोल्टेज जो है ट्रांसमिशन वोल्टेज और लाइन रिएक्टेंस को अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं। अगर ट्रांसमिशन वोल्टेज हम लोग इंक्रीज करते हैं और लाइन रिएक्टेंस को हम लोग डिक्रीज करते हैं तो हमारी जो स्टेडी स्टेट लिमिट है हम लोग वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसका को करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन 2। शॉर्ट सर्किट रेशियो SCR ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज गिवन बाय रिलेशन डैश अंडर रेटेड स्पीड कंडीशन। रेटेड स्पीड कंडीशन के अंदर शॉर्ट सर्किट रेशियो जो रहता है सिंक्रोनस मशीन का वो कौन से एक्सप्रेशन से हम लोग प्रोवाइड करते हैं? तो वो है हमारा फील्ड करंट फॉर रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज अपॉन फील्ड करंट फॉर रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट। यह है हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। देखिए होता क्या है, शॉर्ट सर्किट रेशियो में आपको एक्सप्लेन करता तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू जनरेट अ रेटेड वोल्टेज ऑन ओपन सर्किट। ठीक है, टू द फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट रेटेड आर्मेचर करंट ऑन अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जो हमें फील्ड करंट रिक्वायर्ड रहता है ओपन सर्किट पे जब हमारा रेटेड वोल्टेज हमारे सिस्टम में फ्लो कर सके, टू द रेशियो क्या है इसका, फील्ड करंट रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट आर्मेचर करंट इन द शॉर्ट सर्किट। ओके, देखिए अभी SCR से रिलेटेड एक और टर्म मैं आपको बता देता हूँ। अगर SCR का जो वैल्यू है स्मॉल, शॉर्ट सर्किट रेशियो का वैल्यू अगर स्मॉल है तो उसका सिंक्रोनाइजिंग पावर भी हमारा कम रहता है। ठीक है,
दैट मीन्स सिंक्रोनाइजिंग पावर क्या है हमारा, वो हमारे मशीन को सिंक्रोनिज्म में रखता है। दैट मीन्स लोअर द वैल्यू ऑफ एस हैज़ अ लोअर स्टेबिलिटी लिमिट। जैसे जैसे हमारे एस का वैल्यू हम लोग इंप्रूव करते जाते हैं वैसे हमारी स्टेबिलिटी लिमिट जो है इंप्रूव होते जाती है, ठीक है। दैट मीन्स ये स्टेबिलिटी लिमिट हमें कहाँ पे आती है, मान लो अगर एक हमारे पास में एक बस बार है, इस केस में अगर मल्टीपल जनरेटर्स अगर हमारे पास कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन में, तो उस केस में हमारे पास स्टेबिलिटी लिमिट काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। दैट मीन्स ये सिंक्रोनिज्म में रखने के लिए हमारे पास ये स्टेबिलिटी लिमिट हमें काम में आती है। और सिंक्रोनस मशीन जिसका हायर एससीआर रहता है उसका वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है और उसकी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट भी हमारी इंप्रूव रहती है। बट उस केस में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट आर्मेचर में काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, वो इसका एक लिमिटेशन भी है, ये बात ध्यान में रखिएगा। शॉर्ट सर्किट रेशियो का ये सारे रिलेटेड टर्म्स मैंने आपको बता दिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट रेशियो का डेफिनेशन क्या है, फील्ड करंट फॉर द रेटेड ओपन सर्किट वोल्टेज टू फील्ड करंट फॉर द रेटेड शॉर्ट सर्किट करंट। अगर हम लोग एक शॉर्ट सर्किट रेशियो का अगर हम लोग ड्रॉ भी करते हैं तो वी हैव टू ड्रॉ लाइक दिस, ओके। तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज हो जाएगा इस वाई एक्सिस पे, देन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट हो जाएगा, ठीक है, एंड देन यहाँ पे फील्ड करंट है आई एफ से अगर हम लोग डिनोट करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो कुछ इस तरीके से आएगा, इसका लीनियर ग्राफ आएगा, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स ये कुछ इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। और जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वो हमारी कुछ इस तरीके से आती है, ओके, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ से अगर हम लोग इस पॉइंट पे नोट करते तो ये तो हो गया हमारा रेटेड वोल्टेज, ठीक है, ये। और अगर हम लोग रेटेड आर्मेचर करंट अगर यहाँ से डिफाइन करते तो यहाँ तक कुछ इसका रेटेड आर्मेचर करंट आता है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग एससीआर को यहाँ पे फाइंड आउट भी करते तो जो फील्ड करंट रहेगा रेटेड ओपन सर्किट को, रेटेड ओपन सर्किट के लिए वो तो रहेगा हमारा, अगर हम लोग यहाँ पे ये जो है इतना वोल्टेज, तो ये इसमें मान लो इसको ओ कर लेते हैं यहाँ से ए, तो ओ ए अपॉन यहाँ पे जो शॉर्ट सर्किट करंट रहेगा तो वो रहेगा हमारा इतना यहाँ तक, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्स मान लेते तो ओ एक्स विल बी और एससीआर फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो ये था हमारे रिलेटेड कुछ एससीआर से रिलेटेड हमारे टर्मिनोलॉजीज, ओके। The next question is question number 3. On a light loads, induction type of AC motor works on the power factor in the ranges of. लाइट लोड में इंडक्शन टाइप ऑफ AC मोटर हमारे कितने पावर फैक्टर पे वर्क करती है, इंपॉर्टेंट है। आप इसको गलत करके मत आना, लाइट लोड है दैट मीन्स हमारा पावर फैक्टर भी काफ़ी रहेगा, ऐसा नहीं होता है, इसका पावर फैक्टर उल्टा कम हो जाता है, ठीक है। 0.2 to 0.3 ही हमारा पावर फैक्टर मिलेगा जब हमारा लाइट लोड रहेगा इंडक्शन टाइप ऑफ AC मोटर्स में, ठीक है। तो ये क्यों होता है, एयर गैप के कारण ही ऐसा होता है, इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ एयर गैप, क्योंकि रिलेक्टेंस क्या हो जाता है 3 फेज में इंडक्शन मशीन में काफ़ी ज़्यादा हायर रहता है, कॉन्सिक्वेंटली उसका जो करंट ड्रॉ कर देगा वो नो लोड पे, वो कौन सा रहेगा, मैग्नेटाइजिंग करंट रहेगा, वो सिर्फ मेनली मैग्नेटाइजिंग करंट रहेगा, और उस केस में वो नो लोड करंट लैग करेगा अप्लाइड वोल्टेज बाय अ लार्ज एंगल, उसी के कारण हमारा पावर फैक्टर लो रहेगा लाइट लोड्स में, कम लोड्स पे, ठीक है। तो लाइटली लोडेड जब 3 फेज इंडक्शन मशीन रहेगी तो उस केस में हमारा पावर फैक्टर कम रहता है, और जब हमारा फुल लोड की कंडीशन रहेगी तब उसका पावर फैक्टर भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, वो रहेगा हमारा 0.8 से लेके 0.9 के बीच में। दोनों भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने होंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। Let's move on to the next question, which is question number 4. The starter recommended for a 15 horsepower squirrel cage induction motor is different starting methods रहती है इंडक्शन मशीन के, वो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले तो ये जानना होगा। स्टार्टर हमें हमारा जो स्टार्टिंग करंट के लिमिट करने के लिए होता है, क्योंकि इनिशियल जो हमें इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए कोई भी हमारा एक रोटेटिंग वर्क है या फिर जो हमारा जैसे मान लो ट्रेन है, तो इसका जो इनर्शिया है इसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहले तो हमें टॉर्क की रिक्वायरमेंट रहती है, और उस टॉर्क को फुलफिल करने के लिए जो हमारी इंडक्शन मशीन है, ये जो करंट है इनिशियल स्टार्टिंग करंट, ये हैवी स्टार्टिंग करंट ड्रॉ करते हैं, तो हमारे उसके कारण जो बाकी कनेक्टेड लोड्स है वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो स्टार्टर रिकमेंडेड फॉर अ 15 हॉर्स पावर स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन में यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। स्टार्टर का काम तो हमें अभी हमने देख लिया, तो उसके लिए हमारे पास स्क्विरल केज के इंडक्शन मशीन के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको DOL स्टार्टर पूछा जाए तो हम लोग हमारी HP क्या रेटिंग रहेगी 5 हॉर्स पावर तक हम लोग उसको यूज़ करते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर हमारे बेसिकली आप कह सकते हो 5 to
15 हॉर्स पावर तक हम लोग उसको यूज़ करते हैं. एंड फॉर अ स्क्विरल इंडक्शन मशीन ऑफ द रेटिंग ऑफ 15 हॉर्स पावर वी यूज़ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर. ओके. The next question is question number 5. In a double squirrel cage motor, outer cage is made up of high resistance metal bar primarily for the purpose of increasing its. डबल केज स्क्विरल केज मोटर के अंदर दो वाइंडिंग्स रहते हैं, दो हमारे पास दो वाइंडिंग्स, दैट मीन्स हम लोग वी कैन से दो कंडक्टर्स रहते हैं, ठीक है, रोटर के अंदर. तो उस केस में आउटर केज इज मेड अप ऑफ हाई रेजिस्टेंस मेटल बार प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग इट्स स्टार्टिंग टॉर्क. उसका जो हाई रेजिस्टेंस रहता है आउटर केज का, जो कंडक्टर्स रहते हैं वहाँ पे, वो इसलिए रहता है कि हमारे पास स्टार्टिंग टॉर्क हम लोग बढ़ा सके. ऑप्शन ए इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो बेसिकली कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, मैंने काफ़ी बार एक्सप्लेन भी किया है. ठीक है. तो जो आउटर केज रहता है, यहाँ से जो कंडक्टर फ्लो होता है और नीचे से जो कनेक्टर पास ऑन होता है, तो बेसिकली जो आउटर केज का रेजिस्टेंस जो है वो हाई रहता है. लिख देता हूँ, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है. ठीक है. और रिएक्टेंस जो है लो रहता है. ठीक है, एक्स. और जो इनर केज रहता है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस लो रहता है और रिएक्टेंस जो है वो हमारा हाई रहता है. इस पे से कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है. ठीक है. तो आउटर केज दैट मीन्स डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मशीन में दो पैरेलल वाइंडिंग रहती है रोटर. ये भी अभी हमने डिस्कस कर लिया. और रोटर जो रहता है उसमें दो इंडिपेंडेंट केजेस रहता है सेम रोटर्स के अंदर. ओके. और जो आउटर केज का जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहता है स्मॉल रहता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा. जो इनर रहता है वो लार्ज रहता है. ठीक है. तो ये थे हमारे कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू द डबल केज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर. ओके. हाई रेजिस्टेंस का लगाने का, मेटल बार्स को लगाने का काम यही था कि हम लोग उसकी स्टार्टिंग टॉर्क जो है हम लोग इम्प्रूव कर पाए. ठीक है. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. द ग्राफ शोन बिलो रिप्रेजेंट द स्पीड/टाइम कर्व ऑफ अ इलेक्ट्रिक ट्रेन. ये इलेक्ट्रिक ट्रेन का एक टाइम कर्व है, स्पीड टाइम कर्व है. तो ए और बी रीजन जो है, ये रीजन ये क्या दर्शाता है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया. ठीक है. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कोस्टिंग, फ्री रनिंग, एक्सेलरेशन ऑन अ स्पीड कर्व, रियोस्टैटिक एक्सेलरेशन. तो बेसिकली ये एक्सेलरेशन ऑन अ स्पीड कर्व है ये हमारा. ठीक है. यहाँ से ये एक्सेलेट होता है. ठीक है. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. देखिए, सबसे पहले तो जो ओ ए है ये रियोस्टैटिक है. इट इज़ अ रियोस्टैटिक एक्सेलरेशन. ए और बी इसका जो ये है, आई विल हाईलाइट दिस पोर्शन. ठीक है. ए और बी का जो है, ये जो ग्राफ हमें बताता है, इट इज़ अ एक्सेलरेशन ऑफ स्पीड कर्व. बी टू सी जो है ये फ्री रनिंग हम लोग इसको कहते हैं. इस केस में जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है हमारी वो फ्रीली रन होती है. ठीक है. एंड देन सी टू डी जो है हमारा ये पोर्शन, इट इज़ अ कोस्टिंग पीरियड. ठीक है. एंड देन हमारे पास डी टू ई जो आता है हमारा ब्रेकिंग आता है. ओके. आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आएगा. इलेक्ट्रिक ट्रेन से रिलेटेड ये ट्रैक्शन में हम लोग कवर कराएंगे. अगर आप चाहते हो कि एक सेशन में ट्रैक्शन के ऊपर कवर कराओ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि काफ़ी रिसेंटली मुझे ट्रैक्शन के ऊपर सेशन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं. अगर स्टिल अगर आप लोगों की इच्छा है, हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कराएंगे उसके ऊपर MCQs. ओके. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. इन्वर्टेड ऑपरेशन ऑफ अ जनरेटर कैन बी प्रोटेक्टेड यूजिंग. इन्वर्टेड ऑपरेशन ऑफ अ जनरेटर कैन बी प्रोटेक्टेड. ये एक बस बार है, इनफाइनाइट बस बार. यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल जनरेटर्स कनेक्टेड है. ओके. दिस इज फीडिंग द पावर टू दिस बस बार. ओके. तो इन्वर्टेड ऑपरेशन दैट मीन्स क्या होता है, जब हमारा रिवर्स पावर फ्लो होता है. अगर ये मान लो ब्रेक डाउन हो गया इस जनरेटर का G1 का, तो जो पावर फ्लो है वो एज अ मोटर करके वर्क करना शुरू कर देता है. इसी को हमें रोकने के लिए रिवर्स पावर रिले की ज़रूरत रहती है. ठीक है. दैट मीन्स वो एज अ मोटरिंग एक्शन में ना चले जाए, इसलिए हमारे पास रिवर्स पावर रिले की ज़रूरत रहती है. तो बेसिकली डायरेक्शनल प्रोटेक्शन को ही हम लोग रिवर्स पावर प्रोटेक्शन करते हैं, जो हम लोग जनरेटर को प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. एंड फंक्शन इन अ लैडर लॉजिक.
लैडर लॉजिक ही हमारे PLC में हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोग्रामेबल स्मार्ट रिलेज जो रहते हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर जो रहते हैं, स्मार्ट रिलेज बेसिकली वहाँ पे ऑन बोर्ड हम लोग वहाँ पे प्रोग्राम कर सकते हैं लैडर लॉजिक से। ये काफ़ी इसका एक थ्योरी है, मैं आपको कभी नेक्स्ट सेशन में कभी एक्सप्लेन करा दूंगा। लैडर लॉजिक में जो एंड फंक्शन रहता है बेसिकली, एंड का तो सबसे पहले ट्रूथ टेबल अगर आपको ध्यान में तो आप लैडर लॉजिक बिल्ड कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी आइडिया है लैडर लॉजिक के बाद लैडर लॉजिक के रिलेटेड, ठीक है। तो एंड के लिए ABY हमारे पास एक ट्रूथ टेबल हम लोग ड्रॉ करते हैं, ओके। 0 0 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। तो 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए भी 0, 1 0 के लिए भी 0 और 1 1 के लिए यहाँ पे आउटपुट 1 आता है, ठीक है। तो इस केस में जो लैडर लॉजिक रहता है ये कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा आउटपुट, ओके, Y जिसको हम लोग कहेंगे। तो ये A हो गया स्विच, ये B हो गया स्विच, ठीक है। यहाँ से अगर आपको करंट फ्लो करना है यहाँ तक, ठीक है, दैट मीन्स इसको बल्ब को अगर या फिर ग्लो करना है, या फिर हम लोग ऐसे करंट से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकता। देखिए, अगर आपका ये स्विच क्लोज है और ये स्विच क्लोज है, दैट मीन्स दोनों भी अगर 1 है तो ही जाके हमारा ये आउटपुट जो है, ठीक है, ये हमारा एक्टिवेट होगा, करेक्ट, ये एक्टिवेट होगा। अगर दोनों में से एक भी स्विच हमारा ऑफ है, ठीक है, अगर ये मान लो यहाँ से एक पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, ये हमारा नेगेटिव सिग्नल आ रहा है, और ये तो हमने यहाँ पे बल्ब कनेक्ट कर लिया, ठीक है, ये तो हो गया कनेक्टेड। अगर इसमें से अगर ये B स्विच है, दैट मीन्स अगर ये 0 है, अगर ये ऑफ है, तो ये करंट फ्लो ही नहीं होगा, करेक्ट। इसीलिए हम लोग सिंपली एक एंड फंक्शन क्या करता है लैडर लॉजिक में, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट इन अ सीरीज, ओके, इन अ सीरीज, दैट मीन्स ऑप्शन इस केस में B जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है, इन अ सीरीज, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है। अगर और लॉजिक है तो और लॉजिक में बेसिकली नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हम लोग ये कुछ इस तरीके से, इसको हम लोग ये A हो गया और ये B हो गया, ये और लॉजिक के लिए दो पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इन अ सिंक्रोनस मोटर V कर्व शोन रिलेशनशिप बिटवीन, V कर्व हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन अ DC फील्ड करंट एंड अ AC आर्मेचर करंट। ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इन्वर्टेड V कर्व अगर पूछा जाए तो वो cos phi, दैट मीन्स पावर फैक्टर वर्सेस फील्ड करंट वो आपको करेक्ट करके आना होगा। ये इन्वर्टेड V कर्व की बात कर रहा हूँ मैं, और V कर्व की अगर बात करें तो DC फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट का ही हमारा रिलेशन हमें बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। हार्ड फेराइट आर यूज्ड फॉर मेकिंग, हार्ड फेराइट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द लाइट वेट परमानेंट मैग्नेट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। हार्ड फेराइट जो होता है, ठीक है, वो हम लोग लाइट वेट परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। एक मैं आपको अपडेट बता दूं, जो स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पे, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने काफ़ी दिनों पहले हमारा लिए नॉन टेक्निकल के जो आपकी रिक्वायरमेंट रहते हैं, नॉन टेक्निकल सेशंस के लिए हमने एक नया चैनल हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है कोचिफाई। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करके अभी आप यहाँ पे लिंक पॉपअप होंगी, वहाँ पे क्लिक करके हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोचिफाई को। यहाँ पे आपको सारे नॉन टेक्निकल सेशन रिलेटेड टू PGCL, रिलेटेड टू द SSC, हम लोग रिलेटेड टू द बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, हम लोग सारे सेशंस आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, जैसे हमने अभी डेज एंड थीम्स हो गया, पावर PGCL के अगर आपने ये सेशन नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है 2018 का, वो हमने 4 पार्ट्स के अंदर 25 क्वेश्चंस 25 और ऐसे 25 क्वेश्चंस मिलाते हुए कंप्लीट 100 क्वेश्चंस वहाँ पे कवर कराए प्रीवियस ईयर। इससे आपको आइडिया आ जाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इस साल भी, ठीक है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट सेशन है, जैसे कि हो गया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद देयर हेड्स एंड हेडक्वार्टर, इसमें जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस होगी, तो ये हम लोग वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको। यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ मैं, ओके। तो अभी यहाँ पे जो आई बटन आपको पॉपअप होंगे, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं विदाउट लिविंग दिस वीडियो। तो आई होप आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई नए चैनल के बारे में वो आपको समझ में आएंगी। नॉन टेक्निकल सेशन के लिए हमने स्पेसिफिकली आपके रिक्वेस्ट के लिए बनाया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें वहाँ पर मिल रहा है, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। और ये स्पेसिफिकली जो हमने पेपर्स यहाँ पे अपलोड किए उसको भी जाके देखना होगा, ओके। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
पावर स्टेशन हैज़ अ 4 कंज्यूमर्स विद their maximum demand as a 40 megawatt, 20, 30 and 50 megawatt. मैक्सिमम डिमांड ऑफ द स्टेशन इज़ 100 मेगावाट. द डाइवर्सिटी फैक्टर ऑफ द प्लांट इज़. देखिए, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू लुक एट द ऑप्शंस केयरफुली, डाइवर्सिटी फैक्टर का आपको पता होना चाहिए कि उसका जो रेशियो रहता है वो ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 रहता है. तो इसमें से आपको ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 का रेशियो क्या है? 1.4. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. और फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ. डाइवर्सिटी फैक्टर का रेशियो क्या होता है? सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू मैक्सिमम डिमांड ऑन द सिस्टम. करेक्ट. और ये भी मैं बात आपको बता दूं कि जो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड रहती है वो हमेशा ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द मैक्सिमम डिमांड ऑन द सिस्टम. देखिए, क्योंकि सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड में हमारे पास एक, मान लो एक एरिया है, उसमें नंबर ऑफ लोड्स कनेक्टेड है, तो उसकी जो इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू द मैक्सिमम डिमांड सिस्टम पे. इसीलिए इसका जो रेशियो रहेगा वो डाइवर्सिटी फैक्टर का हमारा ग्रेटर रहेगा 1 से. करेक्ट. क्योंकि न्यूमरेटर हमारा ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द डिनोमिनेटर. ओके. तो इस केस में हमारे पास सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड क्या आएंगी? यहाँ पे क्या गिवन है? 40 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 50 विच इज इक्वल्स टू 100, विच इज इक्वल्स टू 140. दैट मीन्स 140 मेगावाट आ जाएगा. और हमारे पास जो मैक्सिमम डिमांड कितनी है वो है हमारे पास 100 मेगावाट. अपॉन 100 से अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो यू विल गेट 1.4 एज अ डाइवर्सिटी फैक्टर. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है. अगर इस तरीके से ऑप्शंस आपको पूछे गए, अगर यहाँ पे मान लो 1.2 रहता तो आप आपको सॉल्व करना पड़ता था. बट आपको मैंने ये समझाने के लिए ये इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन फ्रेमिंग किया. ठीक है. 0.5, 0.2, 0.35 आप डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल आपको इसको अटेम्प्ट कर सकते हो. ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. आई होप आपको जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन बताई, छोटी सी ट्रिक बताई, आपको समझ में आई होगी. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. A DC chopper remains on for a 25 microseconds off for 5 microseconds. एक DC chopper है हमारे पास जो ऑन रहता है 25 माइक्रोसेकंड्स के लिए और ऑफ रहता है 5 माइक्रोसेकंड्स के लिए. तो उसका चॉपर का फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में पूछा गया. तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या रहता है हमारा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम रहता है. आई होप आपको ये पता है. और एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमारा कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? V0 इज इक्वल्स टू VS इंटू टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ. करेक्ट. ये तो हो गया. तो इस केस में सबसे पहले तो हमें VS क्या है? ये हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी, V0 है हमारा आउटपुट वोल्टेज. तो हमारे पास में टी ऑन का ये तो हमें एक्स्ट्रा क्या हमने फॉर्मूलाज आपको मैंने बता दिया. टी ऑन का क्या हमारे पास गिवन है? वैल्यू 25 माइक्रोसेकंड. ठीक है. और टी ऑफ का वैल्यू क्या गिवन है? वो है हमारे पास में 5 माइक्रोसेकंड्स. करेक्ट. तो इस केस में टोटल टी कितना हो जाएगा? 25 प्लस 5 30 माइक्रोसेकंड. ओके. तो चॉपर फ्रीक्वेंसी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? F इज इक्वल्स टू 1/30 माइक्रोसेकंड्स. 30 इंटू 10⁻⁻6 करेंगे माइक्रोसेकंड्स के लिए. तो ऑप्शन जो है हमारा डी इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा. 33.33 किलो हर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो. ओके. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. इन अ सिंगल फेज हिस्टेरिसिस मोटर द रोटर सिलेंडर इज मेड अप ऑफ. हिस्टेरिसिस मोटर ये एक प्रकार का हमारा सिंक्रोनस मोटर है विथ यूनिफॉर्म एयर गैप एंड विदाउट डीसी एक्साइटेशन हम लोग इसको रन करते हैं. तो रोटर सिलेंडर वो हमारा किससे बना रहता है? वो हमारे मैग्नेटिकली स्मूथ क्रोम स्टील से बना रहता है. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. और जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है हिस्टेरिसिस मोटर में वो हमारे होता है ड्यू टू हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट इफेक्ट जो रोटर में हमारे पास इंड्यूस होता है. ओके. और वो डिपेंड करते हैं हमारे पास रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड पे, उसका वर्किंग डिपेंड करता है. और स्टेटर वाइंडिंग जो है हमारे पास कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहती है हमारी सिंगल फेज सप्लाई के लिए. ओके. और उसका जो रोटर है सिलेंड्रिकल रोटर वो बना रहता है मैग्नेटिकली स्मूथ क्रोम स्टील से. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. During reverse bias operation of a PN junction, a feeble current flow known as dash, which is dash barrier voltage. रिवर्स बायस ऑपरेशन जब होता है हमारे पास PN जंक्शन डायोड का, तो उसके इसमें एक फीबल करंट फ्लो होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्स करंट. करेक्ट. उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स करंट, और जो कि इंडिपेंडेंट रहता है हमारे बैरियर वोल्टेज से. ओके. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. स्लिप ऑफ अ इंडक्शन मोटर डैश when the rotor start gaining speed. जब हमारा रोटर है
स्पीड गेन करना शुरू कर देता है, उस केस में हमारा जो स्लिप का वैल्यू है, स्लिप इज़ क्या है, स्लिप इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्पीड एंड सिंक्रोनस स्पीड, तो वो हमारा डिक्रीज होना शुरू कर देता है। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमारा स्लिप का फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड अपॉन रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। करेक्ट। तो अगर हमारा रोटर स्पीड जो है वो इंक्रीज होना शुरू होता है तो हमारा स्लिप का वैल्यू डिक्रीज होना शुरू करता है। तो स्लिप का वैल्यू अगर आपको इनिशियल स्टार्टिंग में पूछा जाए तो कितना रहता है, वो 1 रहता है स्टार्ट में, और सिंक्रोनस स्पीड पे अगर रन होना शुरू हो गया तो वो 0 रहेगा। ठीक है, ऑप्शन दोनों भी आपको ध्यान में रखने होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। इन अ स्टीम थर्मल पावर प्लांट, और स्टीम थर्मल पावर प्लांट वर्क ऑन, स्टीम थर्मल पावर प्लांट कौन से साइकिल पे वर्क करता है, वो हमारे रैंकिन साइकिल पे वर्क करता है। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आपको हालांकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक चार्ट आपको प्रेजेंट कर दिया, आपको ऑटो साइकिल, बायोमिनिट वेपर साइकिल, ब्रेटन साइकिल, रैंकिन साइकिल, इसमें से एक क्वेश्चन 100% कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, ब्रेटन साइकिल गैस टरबाइन के लिए रहता है, रैंकिन साइकिल हमारे स्टीम पावर प्लांट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ऑटो साइकिल एसआई इंजन के लिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, the next question is question number 17. Fluorescent material zinc silicate used in a fluorescent tube gives dash color. फ्लोरोसेंट मटेरियल जो हम लोग जिंक सिलिकेट यूज़ करते हैं वो हमें कौन सा कलर देता है, वो हमें ग्रीन कलर प्रोड्यूस कराता है। इसके लिए भी मैंने आपको एक चार्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करा दिया, यहाँ डिफरेंट फॉस्फोरस मटेरियल है और उसका कलर इफेक्ट आपको कौन सा है। जिंक सिलिकेट अगर हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट में तो हमें ग्रीन कलर का लाइट मिलेगा। कैल्शियम टंगस्टेट हम लोग यूज़ करते थे, इट विल रेडिएट अ ब्लू कलर। मैग्नीशियम टंगस्टेट करते तो ब्लूइश वाइट, कैडमियम सिलिकेट करते तो हमारे पास येलोइश पिंक आते हैं, जिंक बेरिलियम सिलिकेट करते तो हमारे पास येलोइश वाइट आते हैं, और कैडमियम बोरेट करते तो हमारे पास पिंक कलर का लाइट हमें प्रोड्यूस होने को मिलता है। The next question is question number 18. Distribution transformers are designed to have a maximum efficiency nearly at, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितने परसेंट पे रहती है, 50% ऑफ अ फुल लोड। और यही अगर आपको पावर ट्रांसफार्मर पूछा गया तो पावर ट्रांसफार्मर के लिए वो 100% रहता है। ठीक है, वो फुल लोड के लिए हमारे पास वर्क होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसका 50% लोड के लिए होता है, क्योंकि बेसिकली पावर ट्रांसफार्मर हमारे फुल लोड पे ऑपरेट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम पे, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमारे डिपेंड करते हैं हमारी डिमांड कितनी है, किस पे डिपेंड करते हैं हमारे पास, हमारी डिमांड कितनी है। करेक्ट, उस पर हमारा ये डिपेंड करता है। ओके, तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग डिफाइन करते हैं 50% ऑफ लोड पे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. एलवीडीटी कैन नॉट मेजर, एलवीडीटी इसमें से क्या मेजर नहीं करता है। एलवीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर ये क्या मेजर नहीं करता, ये टेम्परेचर मेजर नहीं करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ गया। एलवीडीटी का मैंने यहाँ पे आपको एक इमेज बता दिया। ठीक है, ये इसका सर्किट डायग्राम है। ये सीरीज अपोजिट कनेक्शन में दो वाइंडिंग्स यहाँ पे कनेक्टेड रहती है, सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी जो रहता है हमारा एक मूवेबल कोर है, जिसे आप यहाँ पे रियल इमेज में देख सकते हो। इट इज़ अ मूवेबल कोर। ये हमारा कुछ इस तरीके से डायरेक्शन इसका हो सकता है, इन एंड आउट। ओके, तो ये हमारा वेट, प्रेशर, एक्सेलरेशन ये डिफाइन कर सकता है। लीनियर इसका मोशन होता है। और यहाँ पे जो प्राइमरी कोर रहता है यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो कोर रहेगा, कैन जूम दिस आउट। ओके, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अभी। ये जो मूवेबल कोर है ये इन एंड आउट यहाँ पे रोटेट होने के कारण देखिए इसका जो डायरेक्शन है इस तरीके से, वहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज है वो चेंज होता है और उसी के कारण हमें इसका इक्विवेलेंट हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है हमारा लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर का, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये किस पे वर्क करता है, हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर। ओके, तो ऑप्शन डी दैट मीन्स टेम्परेचर एलवीडीटी कैन नॉट मेजर। वेट भी हम लोग मेजर कर सकते हैं, प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इस रॉड से कनेक्टेड जो है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी इसका करेक्ट आंसर था। विल से द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, देन वी विल सी द क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग सेशन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एज कम्पेयर टू द डीओल स्टार्टर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर ऑपरेट्स एट। डीओल स्टार्टर से बेटर स्टार डेल्टा स्टार्टर कितने पे ऑपरेट करता है, कितने परसेंटेज ऑफ फुल लोड पे ऑपरेट करते हैं, 58% ऑफ फुल लोड पे वो ऑपरेट करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बेसिकली जो मोटर हम लोग स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जो वोल्टेज रिड्यूस होता है √3 टाइम्स, दैट मीन्स 0.577 टाइम्स ऑफ रेटिंग, स्टैंडर्ड रेटिंग। तो ऑप्शन सी इसका दैट मीन्स 58% फुल लोड पे वर्क करता है स्टार डेल्टा स्टार्टर।
तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, डीसी चॉपर इज ए फेड फ्रॉम 220 वोल्ट, आउटपुट voltage is rectangular pulses with a T on is equals to 1 milliseconds and T is equals to 3 milliseconds. The average output voltage and a ripple factor of this chopper are, इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है। हमारे नए चैनल को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल Coachify_official और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू उसको ज्वाइन करना होगा, और साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आपको फॉलो करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग से पोस्ट मैं आपको वहाँ पे अपडेट करते रहता हूँ। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव ए नाइस डे।